जय हिंद साथियों। राजस्थान ज्योग्राफी के एपिसोड में वनस्पति का चैप्टर ले चल रहे थे और चैप्टर में मैंने पहले दिन अलग राजस्थान की वनस्पति के बारे में बात करी थी। दूसरे क्लास में मैंने आपको प्रमुख वृक्ष के बारे में बताया था और आज की क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है और राज्य पुष्प है वो क्या है और उसके अलावा सरकार के कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जिसके बारे में बात करेंगे। बाकी इसके अलावा कोई काम का इस चैप्टर में नहीं है। सबसे पहले अगर हम देखें कि राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान राज्य वृक्ष L1 वाला कैंडिडेट्स वो बहुत ढंग से देखकर जाना। राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष, इस बात को सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। सभी लोग जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। लेकिन अब इससे यहां से कुछ प्रश्न है जिसको बारे में आपको आना चाहिए कि राज्य वृक्ष खेजड़ी है तो इसको कब घोषित किया। पहला प्रश्न ये होना चाहिए, लिखना नहीं, वेट करना आराम से और बाकी लिखते रहे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। कब घोषित किया। फिर ये जो राज्य वृक्ष है इस राज्य वृक्ष को वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं। इसको नाम बाद में लिखूंगा, नाम इसके सारे बाद में लिखेंगे। घोषित कब हुआ। फिर अगर देखोगे तो ये जो राज्य वृक्ष है इस राज्य वृक्ष को या राज्य वृक्ष की पूजा कब होती है। पूजा कब, इंपॉर्टेंट बात है। फिर देखोगे ये राज्य वृक्ष जो है राजस्थान में है कहां, तो ये पश्चिमी राजस्थान में, इसको सब जानते हैं। फिर बात करेंगे इसके उपनाम की कि इसका क्या क्या उपनाम है। उपनाम, ये बातें आपको एनी हाउ आनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज और है, वो आए नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात अगर नहीं आई तो फिर ये प्रश्न आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है। कब घोषणा हुई बता सकते हैं कि आप लोग, कब घोषित हुआ ये। 31 अक्टूबर 1983। इस राज्य वृक्ष की पूजा कब होती है याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है दशहरा पर्व पर। कब होती है, दशहरा पर्व पर। और दशहरा पर्व पर करता कौन है, तो विश्नोई संप्रदाय। याद रखना, जाति नहीं लिखा है, विश्नोई संप्रदाय लिख रहा हूं, विश्नोई संप्रदाय। उपनाम आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं राजस्थान का, राजस्थान का सागवान। फिर इसको आप लोग बोलते हैं राजस्थान का गौरव। इंपॉर्टेंट, वृक्षों में जब गौरव पूछेगा खेजड़ी और दुर्गों में जब गौरव पूछेगा चित्तौड़गढ़। वृक्ष का गौरव खेजड़ी और दुर्ग में जब पूछेगा तो इसका चित्तौड़गढ़। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। ये तो आपको एनी हाउ आना ही आना चाहिए, इतना तो। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो वृक्ष है खेजड़ी, इस खेजड़ी के अन्य नाम की बात करो, अन्य नाम की बात करो। इसके अन्य नाम क्या है। अन्य नाम का मतलब क्या है, देखें यहां पे अन्य नाम की अगर मैं बात करूं तो हम यूं कहें इसको पंजाबी व हरियाणवी में इसको क्या कहते हैं, पंजाबी व हरियाणवी में इसका क्या नाम है। फिर इसका कन्नड़ में नाम क्या है, कन्नड़ में। फिर इसका नाम तमिल में क्या है, तमिल में। फिर इसका नाम देखो बंगाली में, इसका नाम क्या है, बंगाली में। फिर हम यूं कहें कि सिंधी में इसका नाम क्या है, सिंधी। अब यहां सबसे पीछे भाषा हो सकता है, कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं, तमिल भाषा में क्या कहते हैं, बंगाली भाषा में क्या कहते हैं, सिंधी भाषा में क्या कहते हैं। सेम नीचे और ले चलो, और भी बता दूं, इसको भारतीय धर्म ग्रंथ, भारतीय
धर्म ग्रंथ, या फिर संस्कृत में क्या बोलते हैं, संस्कृत। फिर इसको एक कहेंगे हम वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं, इसको वैज्ञानिक भाषा में या वैज्ञानिक नाम कह सकते हो। और एक और चीज कहो कि इसको क्या बोलते हैं, हम ये कह लें स्थानीय या राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, स्थानीय राजस्थानी भाषा। इतने सारे नाम हैं और मां की एक गारंटी है कि तो नाम सब कोई ना जाने, कोई ना जाने। हम केवल इतना सा पता है कि उधर मिलता है वो सब पढ़ रखा है आप लोगों ने, बाकी इसके बारे में किसी ने भी नहीं सुना है। सुना है क्या? नहीं सुना, ऊपर वाले नहीं सुने। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हो रहे हैं, मैं लिखवा दूंगा, सारे लिखवाऊंगा, देखो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या पहचानने से कोई फायदा नहीं है। एक तेलुगु भाषा है, तेलंगाना में चलती है, आपने सुना होगा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश करते हैं, तभी कहेंगे इसको तेलुगु में क्या कहते हैं, तेलुगु यानी वो तेलंगाना में, ठीक है। तेलुगु में इसका क्या नाम है। बात करो इसको गुजराती में, इसको क्या बोलते हैं। अब आप कहोगे कि इतना हमारे को क्यों पढ़ा रहे हो, हमारा केवल राजस्थान का आता है, लेकिन एग्जामिनर है, वो कहते तुम लोग पढ़ के आए खींची ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी जानकारी तो हमारे को भी दे दो। तो उस समय आपके पास उत्तर होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात को। और हालांकि इसको और कह लो, यूपी में भी इसका कुछ नाम है, लेकिन वो उतना उधर नहीं जाएगा, और मैं चाहूँ तो लिख लूं कि इसको यूपी में क्या बोलते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें अब हम शुरुआत करेंगे एक एक से कि किसको क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका नाम पंजाबी में क्या है, तो पंजाबी में इसको कहते हैं झांटी, बहुत कम लोग जानते हैं। कन्नड़ में इसको कहते हैं बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी। तमिल में इसको कहते हैं पेमी, बंगाली में इसको कहते हैं साई घाच, साई घाच। सिंधी भाषा में इसको कहते हैं धोकड़ा। सोच भी नहीं सकते तुम लोग कि सिंधी भाषा में इसको धोकड़ा कह सकते हैं। सिंधी भाषा में इसको, हाँ सिंधी भाषा में इसको धोकड़ा कहते हैं। बात आती है संस्कृत या भारतीय धर्म ग्रंथ में, ये सबको आता होगा, इसमें पढ़ा हुआ आप लोगों ने समी कहते हैं, सबने पढ़ा, मेरे को पता है। वैज्ञानिक भाषा में आपने पढ़ रखा होगा कि इसको प्रोसेसिव सिनेरेरियो, प्रोसेसिव है ना, प्रोसेसिव सिनेरेरियो, या कहीं सिनेरेरिया लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, सिनेरेरियो। फिर देखो नीचे और आया है राजस्थानी या स्थानीय भाषा में, राजस्थानी स्थानीय भाषा में इसको कहेंगे सिमलो, गांव की भाषा में इसको कहते हैं हिमलो। हाँ सेम वही है। तेलुगु में इसको क्या कहेंगे, और यहां तेलुगु में कहोगे इसको जमी सेतु। गुजराती में इसको क्या कहते हैं, गुजराती में इसको कहते हैं धोकड़ा, और यूपी में कहते हैं इसको छोकरा। इतने सारे नाम, इतने सारे नाम है, कभी आवे तो आतर दे देना। इसको गुजराती में धोकड़ा, सिंधी भाषा में, गुजराती में इसका कुछ और नाम होगा, गुजराती में इसको इस नाम से नहीं लिखते हैं, गुजराती में इसको लिखते हैं खेजड़ो, खेजड़ो। ठीक है, यहां तक आप सब जानते हैं, इस बात को क्लियर है। अब मेरा एक प्रश्न एक्स्ट्रा प्रश्न यह है कि राजस्थान के अलावा किस राज्य का राज्य वृक्ष है, किस राज्य का राज्य वृक्ष। इसका मतलब भारत में कोई न कोई और राज्य है जिसको राज्य वृक्ष के रूप में पूजता है या घोषणा कर रखी है। एक इंपॉर्टेंट बात। फिर दुनिया में ये किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है, और यो प्रश्न तो मैं कह लूं अगर आ जाए ना, तो कंडी भी अपनी भाषा में कहें कि गोदड़िया नहीं है जो उत्तर दे दे कि वो कणी देश रो राष्ट्रीय वृक्ष है।
उत्तर देशों को है। किस राज्य का राज्य वृक्ष बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। ये किस राज्य का राज्य वृक्ष है? उत्तर याद रखना, ये किस राज्य का है? तो मेरे दोस्त ये तेलंगाना का राज्य वृक्ष है। कहां का राज्य वृक्ष है? तेलंगाना। तेलंगाना का राज्य वृक्ष है। और तेलंगाना में इसको क्या कह रहे हैं? जमी सेतु। हमने लिखा किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो याद रखिए मेरे दोस्त, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात का ये राष्ट्रीय वृक्ष है। और संयुक्त अरब अमीरात में इसको क्या कहते हैं? इसको वहां पर गाफ कहते हैं। गाफ। संयुक्त अरब अमीरात में इसका नाम क्या है? तो गाफ के नाम से जानते हैं। इतनी सारी जानकारी है जो शायद मेरे हिसाब से आपने कभी नहीं पढ़ी है, कभी नहीं पढ़ी। और तुम जो मर्जी है उतना पढ़ लो, तुम्हारे को इतना कोई भी जानकारी नहीं दे सकता ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, अब एक्स्ट्रा चीजें और भी है जो चाहूं मैं दिखा दूंगा। फटाफट इसको लिख लेना, आगे लिखा लेता हूं कुछ चीजें और। फटाफट लिख लेना, मुझे आगे लिखवाने कुछ आएंगे। वो एक आंदोलन चला था जिसको पता होगा आपको, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का जो आदर्श वृक्ष था, या चिपको आंदोलन का जो वृक्ष था, वो भी खेजड़ी ही था। और एक रियासत थी जिसके प्रतीक चिन्हों में भी खेजड़ी को स्थान दिया। वो रियासत कौन सी थी? अभी नवरात्रि का सिस्टम चल रहा है, और नवरात्रि के सिस्टम में आप लोग देखोगे तो मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा की पूजा में भी खेजड़ी को रखा जाता है। खेजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है, इस बात को याद रखना। केवल वृक्ष नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। लिखो एक लाइन को। हो गया क्या? हो गया इधर आपका? लिखो एक लाइन को। आपने नहीं लिखा होगा, पीछे लिखा है क्या आपने? लिखना है लाइन को। लाइन को लिखें। भगवान शिव व दुर्गा माता की पूजा में, भगवान शिव व दुर्गा माता की पूजा में इसका उपयोग, इसका का मतलब क्या है यहां पे? खेजड़ी। इसका उपयोग इस वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष के नीचे अग्निकुंड में, अग्निकुंड में वल्लभाचार्य के गुरु, वल्लभाचार्य के गुरु इल्लमा, वल्लभाचार्य के गुरु इल्लमा ने दर्शन दिए थे, दर्शन दिए थे। महाभारत में इसका उल्लेख है, महाभारत में इसका उल्लेख है। चिपको आंदोलन का, चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष यही था। चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष यही था। अगली लाइन को लिखो। बीकानेर रियासत के शासकों ने, बीकानेर रियासत के शासकों ने अपने प्रतीक चिन्ह में, बीकानेर रियासत के शासकों ने अपने प्रतीक चिन्ह में, अपने प्रतीक चिन्ह में खेजड़ी को स्थान दिया, खेजड़ी को स्थान दिया। इतनी सारी कहानी इस खेजड़ी की, इस बात को याद रखना, बाकी कोई काम का नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो हमारे पास राज्य पुष्प, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प है कौन सा? तो अगर हम यूं कहें, रोहिड़ा का पुष्प। किसका पुष्प है? रोहिड़ा का पुष्प, या रोहिड़ा भी निकला तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रोहिड़ा का पुष्प। अब एक चीज और देखना, ये जो राज्य पुष्प है, रोहिड़ा का पुष्प है, और इसको घोषित कब किया? तो सेम तारीख है इसकी। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प दोनों एक ही तारीख को थोड़े से लिखा जाता है कि घोषणा करी। तो दोनों को कब घोषित किया? 31 अक्टूबर को। इसको भी घोषणा कब हुई है? तो 31 अक्टूबर घोषणा। इसकी भी 31 अक्टूबर 1983। अब खेल समझना है थोड़ा सा।
खेल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रख के पढ़ना पड़ेगा। ये जो रोहिड़ा है, इस रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम। और ये जो पुष्प है, इस पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोनों नहीं आवे तो एक आवे तो कहानी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों आए तो फिर तुम्हारे को क्लियर करना पड़ेगा कि वो रोहिड़ा के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है या फिर रोहिड़ा के पुष्प का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो एक आता तुम्हारे को टिकोमेलांडुलेट आता, मेरे को पता है, मेरे को पता है कि तुम्हारे को टिकोमेलांडुलेट आता है, इसके आगे तुम्हारे को नहीं आता है। कभी पढ़ा भी नहीं हमने, क्योंकि हम टिकोमेलांडुलेटा तक सीमित रहे और हमारे को कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसा भी कभी आ गया तो फिर हम कहां जाएंगे। कोई नहीं बताता है, मेरे को पता है, क्योंकि उन लोगों के पास केवल वो गाइड है, उससे ज्यादा उनके पास कुछ है ही। तो इधर तो मैं भी लिख लेता हूं कि इधर लिखना हमारे को क्या है, इसका नाम है टीको मेला अंडुलेटा। ये तो मेरे को ही पता, मैंने भी लिख लिया, लेकिन इधर मेरे को भी नहीं पता, क्या करूं। टिकोमेटा अंडुलेटा। अगर इस रोहिड़ा के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछे तो याद रखना टीनोस पोरा कार्डी पोलिया। कोई नहीं बता रहा मेरे को। टीनोस्पोरा कार्डिपोलिया, ये प जा लिखा वहां पे फ भी लिखा हो सकता है, रीजन वो अंग्रेजी में टाइप है इसके लिए, ठीक है ना। पर अब एक और चीज आपने पढ़ा होगा, ये जो रोहिड़ा है, इस रोहिड़ा के पुष्प को मरुशोभा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मरुशोभा। सुना है नाम क्या? रोहिड़ा के पुष्प को क्या कहते हैं? मरुशोभा कहते हैं, मरुशोभा कहते हैं। अब आगे एक और चीज पढ़ा था कि राजस्थान का सागवान खेजड़ी, राजस्थान का सागवान खेजड़ी, लेकिन आपका रेगिस्तान का सागवान किसको कहते हैं? तो याद रखना ये जो रोहिड़ा है, इस रोहिड़ा को हम क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, रेगिस्तान का सागवान। राजस्थान का सागवान पूछे तो खेजड़ी और रेगिस्तान का सागवान पूछे तो रोहिड़ा। रीजन रोहिड़ा जो है वो केवल और केवल मरुस्थलीय बेल्ट में है और खेजड़ी जो है वो लगभग पूरे राजस्थान में। क्लियर बात को। अब यहां से देखो एक चीज और, आपने गांवों में कहीं देखा हो, खेजड़ी जो है उसको पूजते हुए गांवों में कहीं देखना, उसके ऊपर बहुत सारे वृक्ष, जो खेजड़ी है उसमें कहीं लाल कपड़ा होगा, कहीं कुछ होगा, डाल के रखते हैं। अपने गांवों में कोई एक अंधविश्वास कह लो या कुछ भी कह लो कि जिसकी शादी हो जाती है, 2-3 शादियां करने के बाद भी लुगाई नहीं रहती है, तो फिर कहते हैं खेजड़ी की ओर फेरे ले ले, शादी करा देते हैं। होते हैं, आप लोगों ने सुने खेजड़ी के फेरे होते हैं, कटे पड़ने लगा भाई खेजड़ी रे पड़ने लगा, होता है, सब जानते हैं इस बात को। तो वो धर्म है, इसीलिए तो कहा उसको धार्मिक धर्म ग्रंथों में उसको समी कहते हैं। और सिस्टम देखो, छोटे बच्चे होते हैं हमारे गांवों में, शहर वाले लोग भी शायद बहुत सारे जानते हैं, बच्चों को जब एक खांसी हो जाती है, वो एक लंबे समय तक चलती है और मेडिसिन सारी थक चुकी होती है, तो गांव के लोग करते क्या हैं, एक वो जो आपका छाछ आती है उससे कुछ बनाते हैं, उसको बनाने के बाद उसको लेकर जाते हैं, उस बच्चे को उस खेजड़ी के चारों तरफ चक्कर लगवाते हैं और वो जो लाल कपड़ा होता है उसको ले जाकर उस खेजड़ी के ऊपर टांग दिया जाता है। इसीलिए आप लोग गांव गांव में देखते हो खेजड़ी होती है, एक पेड़ जहां होते हैं वहां पे देखते हो उसके ऊपर कपड़े कपड़े नजर आते हैं। ये सब इस खेजड़ी की करामत है और ये रोहिड़ा है। इतना सा क्लियर बात को। ये सारी चीजें थी आपको प्रमुख वृक्ष में पढ़ना था, जो मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए हैं। क्लियर। अब देखो कुछ चीजें एक्स्ट्रा दिखाना चाह रहा हूं, जो वृक्ष हैं वो सारी चीजें यहां से खत्म हो गई। हमने आगे पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि राजस्थान की वन नीति कब आई, भारत की वन नीति कब आई, वो सारी चीजें लिख ली हमने, वो सारी बातें वहां पे कर ली है। अब यहां एक शब्द लिख रहा हूं मैं, आपको पता होना चाहिए, स्मृति वन। सुना है क्या नाम? स्मृति वन क्या है, सुनाएगा आपने? स्मृति वन क्या है, सुना है क्या? और आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि राजस्थान में किला सांखला स्मृति वन कहां है, तो उत्तर आता है क्या आपको? कहीं पता है किसी ने? स्मृति का मतलब क्या होता है ये बता दो। याद आना, केवल स्मरण हो रही हो, याद आ रहा है। और अब याद किसकी आ रही है तो वो तुम समझ सकते हो, ठीक है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। स्मृति इसमें ये है यहां पर
कि आपके पास स्मृति वन जो बना है, ये बना है जयपुर में सबसे पहले। कहां बना था? जयपुर में। आपको याद रखना, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है झालाना। क्या नाम है? झालाना। झालाना वनखंड के एक भाग को, एक भाग को मिठालाल मेहता, मिठालाल मेहता के प्रयासों से विकसित, मिठालाल मेहता के प्रयासों से विकसित किया। विकसित। झालाना में एक जगह पड़ती है, जयपुर में एक झालाना है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीछे का पार्ट है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो वहां पे ये झालाना वनखंड है, उसके एक भाग को स्मृति वन के रूप में इस मिठालाल जी ने विकसित किया है। मिठालाल जी कौन थे? तो मिठालाल जी हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, और जो अपने दक्षिण राजस्थान में बातसोड़ा चित्तौड़गढ़ के निवासी थे। कहां के निवासी थे? बातसोड़ा चित्तौड़गढ़ के। और आपके एक राशन कार्ड में एक आती है अंत्योदय योजना, और अंत्योदय योजना शुरू करने का श्रेय इसी एमएल मेहता साहब है। जो येलो कलर वाला कूपन मिलता है वो ये लाए थे। फिर देखो इन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी याद आ रही है कि थारो बर्थडे आ गया तो अटे एक पौधो लगा ले, तुम्हारी शादी की सालगिरह आ गई, एक पौधो यहां लगा ले, किसी का कोई विशेष दिवस, मृत्यु तिथि याद रखनी, पुण्य तिथि जिसको करें तो वो यहां एक पौधा लगा ले। यानी आपका कोई विशेष दिन है जिसको आपको याद करना है, याद रखना है, उसके उपलक्ष्य में आप यहां पर एक एक पौधा लगाइए और ये स्मृति वन बन जाएगा। तो स्मृति वन बन गया। अब इस स्मृति वन को चलाना था तो इसके संचालन के लिए, संचालन के लिए यानी संचाएंगे कैसे? तो इसके संचालन के इन लोगों ने क्या किया, 1982 में, 1982 में स्मृति नामक संस्थान का पंजीयन करवाया। स्मृति नामक संस्थान का पंजीयन करवाया, नामक संस्थान का पंजीयन। ठीक है, कहानी चल गई, सब कुछ हो गया, एमएल मेहता साहब भी थे, सब कुछ थे। फिर कुछ समय के बाद इनको जगह दिमाग लगा कि अपने को कुछ और करना चाहिए। तो हुआ क्या, 2006 में, 2006 की बात कर रहा हूं, 2006 में ये जो स्मृति वन है इसका नाम बदल दिया। 2006 में इसका नाम जो रखा गया, श्री कर्पूर चंद्र कुलीस स्मृति वन कर दिया। श्री कर्पूर चंद्र स्मृति कुलीस स्मृति कर दिया, यानी नाम बदल दिया। नाम कब बदला? 2006 में। स्मृति वन आया कब? 1982 में। लाया कौन? एमएल मेहता। मेहता साहब का देहावसान हो चुका है, ठीक है ना। और ये मेहता साहब को नागरिक सेवा के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड किया था, और ये चित्तौड़गढ़ के निवासी थे मेहता साहब, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें आपको कोई ज्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक है। और हमने कहा था एक प्रश्न जो है तुम्हारे को बताना है, कुछ आता है क्या? नहीं? बोलो आगे लाइन को लिख लिया, यहां तक आगे लाइन लिखना है, एक लाइन को लिखना है। कैलाश सांखला स्मृति वन, कैलाश सांखला स्मृति वन, कैलाश सांखला स्मृति वन जोधपुर में। और कैलाश सांखला के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहते हैं, कहीं पढ़ा होगा। कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहते हैं, और उनके साथ साथ एक व्यक्ति और है जिसको कहते हैं फतेह सिंह राठौड़, दोनों टाइगर मैन कहलाते हैं। नीचे नोट डाल के लाइन लिख लो, यहां पे लिख लो एक बार। कैलाश सांखला, कैलाश सांखला एवं फतेह सिंह राठौड़ को, कैलाश सांखला एवं फतेह सिंह राठौड़ को टाइगर मैन के रूप में, कैलाश सांखला एवं फतेह सिंह राठौड़ को टाइगर मैन के रूप में जाना जाता है। कैलाश सांखला फतेह सिंह राठौड़ को टाइगर मैन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मेहता साहब चित्तौड़ के निवासी थे, कोई लेना देना नहीं, आपको ऐसा प्रश्न नहीं आना है। और इनको नागरिक सेवा के लिए पद्मश्री मिला, वो भी कहानी खत्म, क्योंकि 2014 में इनका निधन हो गया, हम 10 साल में आ गए, तब भी ऐसा प्रश्न यहां पर नहीं है। अब प्रश्न क्या है इसके बाद देखो, सरकार अशोक गहलोत की आई,
उसने महात्मा गांधी स्मृति वन विकसित की बहुत सारी जगह। तो वो कुछ नाम आपको हो सकते हैं, उसको लिख लो, एक लाइन को लिखें। अशोक गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान योजना के तहत जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा में नगर वन स्थापित किए। अब देखो, इसके बाद एक सिस्टम है जो मेरे हिसाब से शायद आप लोग हिस्ट्री में पढ़ा होगा और आपने पहले भी पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया तो आपको कोई पढ़ा देगा, पक्की बात है। आपने सुना होगा एक नाम, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। सुना होगा नाम सबने सुना है नाम, नहीं सुना? और ये सबने नाम सुनने के साथ साथ आपको इसके बारे में पढ़ाया भी गया होगा, नाम सुनने के साथ साथ पढ़ाया भी होगा, पक्की बात क्या? नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब पहली कहानी आकर पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं है तो अब मेरे को थोड़ा पढ़ाना पड़ रहा है, मेरे को जोर आ रहा है वैसे तो, क्योंकि मेरा प्रश्न है नहीं तो मेरे को लगता है वो लोग पढ़ाना चाहिए, वो नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं। सबसे पहली बात, ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? पहली कहानी याद रखना, 1994 से दिया जा रहा है, पहली कहानी तो दिया जा रहा है। अब किसको देते हैं, किसकी याद में देते हैं, ये तुम्हारे को पता? अमृता देवी की याद में देते हैं, ये बात तो पता है। देते किसको है तो याद रखना, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए मिलता है। और किस किस को दिया जा सकता है, तो किस किस को ये पुरस्कार दे सकते हैं, कौन कौन इसका लाभार्थी हो सकता है? तो पुरस्कार का लाभार्थी कौन कौन होता है, ये कलर दिख नहीं रहा है, दूसरा लेते हैं। इसका अगर लाभार्थी की बात करोगे कौन कौन हो सकता है, तो लाभार्थी कौन हो सकता है? वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति हो सकती है, सुरक्षा समिति, या फिर ग्राम स्तरीय संस्थाएं, या फिर आपकी ग्राम पंचायत, या फिर कह लो व्यक्तिगत, किसी को भी मिल सकता है व्यक्तिगत। इनको देंगे कि ये वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, या कार्य करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। अब इसमें होगा क्या, आप इस बात को याद रखना, आप लोग सब जानते हैं कि ट्रॉफी मिलेगी, शॉल मिलेगी, पैसे मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर ये पुरस्कार किसी को व्यक्तिगत दिया जाता है तो मिलेंगे उसको 50,000 रुपए। कितने मिलेंगे? व्यक्तिगत मिलेगा 50,000 रुपए। और अगर इन संस्थाओं को किसी को भी दिया, यानी इन संगठनों को में से अगर किसी को दिया है तो ये पुरस्कार कितना मिलेगा राशि, तो याद रखना 1 लाख रुपए। अगर किसी व्यक्ति को दिया है तो 50,000 और किसी संस्था को दिया तो 1 लाख रुपए। ये कहानी आपको आनी चाहिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यही लगता है, 1 लाख रुपए। फिर देखो ये पुरस्कार कितनी श्रेणी में मिलता है, याद रखना अमृता देवी पुरस्कार 3 श्रेणी में मिलता है। कितने श्रेणी में मिलता है? 3 श्रेणी में। अब आपको ये नहीं पूछा कि कौन सी श्रेणी क्या, कोई लेना देना, ठीक है? 3 श्रेणी मिलता है। इंपॉर्टेंट खेल,
अब ये अमृता देवी थी कौन, इसने क्या किया, कहां घटना घटी नहीं घटी, वो सब प्रश्न इतिहास के हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1730 का जोधपुर रियासत में एक जगह पड़ती जिसका नाम था झालिया नाडा। क्वेश्चन में लिखते हैं हम लोग खेजड़ली। वो झालिया नाडा खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 व्यक्तियों के साथ अपना बलिदान दिया। 363 खेजड़ी के व्रत को बचाने दिया था। उसके साथ उसकी 3 पुत्रियां भी थी। और एक खेजड़ी अमृता देवी कौन थी, तो ये रामो बिश्नोई की धर्म पत्नी थी। मंगलवार के दिन घटनाक्रम घटा था, इसलिए उसको काला मंगलवार कहते हैं। और सितंबर के महीने में यहाँ पे वृक्ष मेला लगता है। आप लोग को सितंबर क्या वैसे भाद्रपद का महीना आता है, वृक्ष मेला लगता है। और राजस्थान की धरती पर एक ऐसा मेला है जिसमें बिश्नोई संप्रदाय की महिलाएं अपने सभी आभूषण धारण करते हुए यहां पहुंचती है, जितने भी आभूषण है। और जब घटनाक्रम घटा तब जोधपुर रियासत का शासक था अभय सिंह, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था गिरधारी दास हाकम, और उसको आदेश दिया था कि हमारे यहाँ पे एक सुख महल या खुश महल करके है, सुख महल है, उसके अंदर कुछ बनवाना है, तो वृक्षों को कटवा लो। तो वो सब कहानी इतिहासों की, भूगोल वाले के पल्ले बेचारे कितना ही सहता है। ठीक है, वो जोधपुर का इतिहास पढ़ता है तो उसको बहुत सारी चीजें, और नहीं हो तो बाद में मैंने अभी लेक्चर को बोला, आराम से घर जाके इसको शांति से सुनना और लिख लेना इसके नीचे की कहानी। जो जो मैंने बोला है कि किसको क्या हुआ नहीं हुआ वो सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें अलावा आपको कोई क्रांति नहीं है। और आपको कभी पूछे कि पहला अमृता देवी पुरस्कार किसको मिला था, तो एक पाली का व्यक्ति था जिसका नाम था गंगाराम बिश्नोई। पाली का व्यक्ति था, उसको पहली बार ये पुरस्कार दिया था। बाकी इससे कोई प्रश्न आपको नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सिंपल सा इतना ही प्रश्न आता है, इसलिए मैंने इतना सा लिख के छोड़ दिया इसको। ठीक, आगे देखो एक पुरस्कार और होता है, हालांकि आता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे को पढ़ना पड़ता है। एक पुरस्कार आता है जिसका नाम है वृक्ष मित्र पुरस्कार। वृक्ष मित्र पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है किसके नाम से मिलता, याद रखना, ये मिलता इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से। इंदिरा प्रियदर्शी, दर्शी नहीं हो, प्रियदर्शनी है, प्रियदर्शनी के नाम से, नाम से। और देते कब हैं, वो इंदिरा गांधी का उपलक्ष्य में देते हैं। तो कब देते हैं, तो प्रत्येक वर्ष जो देते हैं वो 19 नवंबर को देते हैं। ठीक है, 19 नवंबर को। आपको ज्यादा डिटेल से नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद देखो एक पुरस्कार और है जिसका नाम है महावृक्ष पुरस्कार। महावृक्ष पुरस्कार, इसमें केवल सिंपल से याद रखना है, ये 1996 से शुरू हुआ था, बस इतना ही याद रखेगा। और ऊपर वाले की कोई सन नहीं है तो वो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, 1996 से शुरू। इसके बाद एक और पुरस्कार है जिसको आप लोग कहते हो राजीव गांधी, सरकार बदल गई लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार ये कब देते हैं, ये देते हैं 5 जून को। और कब से शुरू हुआ था, तो ये 2012 से शुरू हुआ था। और इसमें इंपॉर्टेंट, इस पुरस्कार में जो ट्रॉफी मिलती है उस ट्रॉफी का नाम आ सकता है, बाकी ठीक है, ट्रॉफी। और इसमें ट्रॉफी कौन सी मिलती है, तो याद रखना इसमें ट्रॉफी मिलती है रजत कमल ट्रॉफी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रजत कमल ट्रॉफी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखिएगा। बाकी चीजें सब सेम है, बाकी सब लोग पढ़ा देते हैं, पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आगे राजस्थान वन नीति लिख लिया था, बहुत सारी चीजें लिख ली थी, उसको आगे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक और चीज मैं यहां पे लिख लेता हूं, 96, ये 95 कर लेना, मेरे को इससे कंफ्यूजन लगा, ये 95 है, ये 96 नहीं, ये 95 है। इसके बाद देखो एक और ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा ये चला था आपका 1991 से, 1991 से। एक कार्यक्रम और चला था इसके बाद जिसका नाम था रुख भायला कार्यक्रम। रुख भायला कार्यक्रम, रुख भायला कार्यक्रम।
ये कार्यक्रम कब चला था? तो ये चला 1986 से। और कहां से चला था? तो ये कभी आ जाए ध्यान बनाइए, डूंगरपुर से चला है, डूंगरपुर। फिर एक और था हरित राजस्थान, राजस्थान को हरा भरा करना है। ये हरित राजस्थान आया था आपका 2009 में, 2009, हरित राजस्थान 2009। फिर आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि अरावली वृक्षारोपण, अरावली वृक्षारोपण परियोजना। देखो ज्यादा डेप्थ गहराई में नहीं ले जाऊंगा, इसमें सिंपल सिंपल कहानी पढ़ाकर चला जाऊंगा। अरावली वृक्षारोपण जो पहली बार जब चला था, तो याद रखना सर्वप्रथम, अभी तो बहुत सारी कहानी है, सर्वप्रथम 10 जिलों में, 10 जिलों में, अरावली के जो 10 जिले थे उसमें वृक्ष लगाने हैं। और ये परियोजना चली थी, और ये परियोजना कब चली थी? तो अगर देखोगे आप लोग तो 1992 से लेकर 2001 तक थी, 1992 से 2001 तक, 1992 से 2000 तक। इसमें सहयोग किसने दिया? इस योजना में सहयोग था जापान का, और जापान की एक संस्था थी जिसका नाम था OECF, OECF, जापान की OECF के माध्यम से हमारे को फंड मिला था, जापान की OECF के माध्यम से इसमें फंड मिला था। अभी अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा और चीज दिखा दूं। अभी इन वृक्षारोपण को करो, तो हमने एक दिन भी कहा था कि राजस्थान सरकार ने अभी एक नया प्रोजेक्ट लगाई थी, 5 जून को प्रधानमंत्री ने चलाया था, एक पेड़ मां के नाम चलाया था, मां के नाम एक पेड़ लगाओ अभियान चला, बहुत सारे चले हैं। लेकिन उससे पहले अगर देखो तो वर्तमान राजस्थान में अगर बात करोगे, या अरावली ना लिखकर भी लिखोगे, तो राजस्थान के 17 जिलों में, कितने जिलों में? 17 जिलों में नाबार्ड के सहयोग से वृक्षारोपण चल रहा है। वृक्षारोपण नाबार्ड के सहयोग से कितने हैं? तो 17, जापान के सहयोग से कितने थे? 10। अभी एक और काम हुआ है कि राजस्थान के 18 जिलों में ग्रीन वॉल सिटी, ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, यानी दीवार बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। अब दीवार बनाना इसका मतलब ये नहीं है कि दीवार बना के फिर उसके सारे सारे पेड़ लगाएंगे, नहीं। ऐसा एक डेवलपमेंट हो रहा है कि पौधे जो है वो लाइन में लगे रहें, और ऐसा लगे जैसे ग्रीन वॉल सिटी बनी है या ग्रीन वॉल बन गई है। ऐसा एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है जो राजस्थान के 18 जिलों में होगा। वो आपके उसमें गुजरात भी शामिल है, उसमें आपका हरियाणा भी शामिल है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आपको इतना सा देखना है, यहां से आपसे ये कहानी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद इस चैप्टर के साथ हमारे पास कुछ चीजें और हो सकती है। चैप्टर के साथ और एक्स्ट्रा चीजें क्या हो सकती हैं? एक हो सकता हमारे पास प्रमुख घास। राजस्थान में बहुत सारी घासें हैं, बहुत सारी, जिसमें आपने कहीं सुना होगा, एक नाम सुना होगा आपने, अरज, अरंज, धामण, अरंज धामण, करड़। ये घासें अभी इनमें से कोई ना कोई एक सिटी में आई है, एक सिटी में आई है कोई ना कोई। ये घासें है कहां? तो याद रखना पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। काम क्या आती है? तो भेड़ व बकरियों का भोज्य पदार्थ, भेड़ व बकरियों का भोज्य पदार्थ, भेड़ व बकरियों का भोज्य पदार्थ। फिर आपने घास का नाम और सुना होगा जो मैंने पहले भी पढ़ा है एक आध दिन कभी, सेवन, सुना नाम? सेवन घास। हमने पहले इसको बारे में बात करी थी कि यह कहां मिलती है। तो हमने कहा था ये मूल रूप से कहां मिलेगी सेवन? आपने कहा था मूल रूप से मिलेगी कहां? ये मूल रूप से आपको मिलेगी कहां? तो मेरे दोस्त मूल रूप से मिलेगी जैसलमेर। कहां मिलेगी? जैसलमेर। और जैसलमेर में भी कहां? तो हमने कहा था लाठी सीरीज में। याद आ रहा कुछ क्या? लाठी सीरीज में। ये भी भेड़ बकरे का मुख्य पदार्थ है, लेकिन इसको हम कहते क्या हैं?
ये जो घास है इसका वैज्ञानिक नाम देखोगे तो इसको वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं लसीयूरुस सिडिकोस। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, लसीयूरुस सिडिकोस वैज्ञानिक नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम। स्थानीय भाषा में इसका नाम क्या है? तो स्थानीय भाषा में इसका नाम अगर देखोगे तो इसका नाम है लालोण, लालोण स्थानीय नाम, यानी पश्चिम राजस्थान में जो बोलते हैं वो स्थानीय नाम इसका लालोण है। फिर इसका एक और उपनाम से जानते हैं, इसको कहते हैं किंग ऑफ डेजर्ट, किंग ऑफ डेजर्ट। और ये मरुस्थलीकरण पे रोक भी लगाती है, किंग ऑफ डेजर्ट। ये इतना इस सेवन घास के बारे में भी आना चाहिए आपको, सेवन घास के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कुछ याद करना पड़ेगा, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद देखो कुछ घास और है राजस्थान में, नाम लिख रहा हूं। देखो एक घास का नाम है मूर, नाम है कोई दिक्कत नहीं। एक घास का नाम है सुंगनी, मूर सुंगनी। और दो घासें और है, एक घास का नाम है आपका साजी और एक का नाम है ओलेवेरी, ओलेवरी, ओलेवरी। और एक और घास इसके साथ ही नीचे लिखूंगा, ये है आपकी साजी, साजी घास। ये इंपॉर्टेंट है कुछ। बूर कहां मिलेगी? बूर बीकानेर में मिलेगी। सुंगनी कहां मिलेगी? जैसलमेर में मिलेगी। ओलेवरी कहां मिलेगी? ओसिया में मिलेगी। ओसिया जोधपुर में, वो अलग कहानी है, उधर बिलाड़ा बिलाड़ा आपने नहीं ले जाना जोधपुर में। अब ये साजी क्या है? इंपॉर्टेंट। ये जो साजी घास है ये कहां मिलेगी? तो याद रखना, ये साजी घास मिलेगी पुरातात्विक स्थलों पर, पुरातात्विक स्थलों पर। पुरातात्विक स्थल की बात करोगी तो हमारे पास जैसे एक आपका कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा, गणेश्वर, बहुत सारे। यानी जहां जहां आपके पास सभ्यता केंद्र है उत्तरी राजस्थान में, वहां पर एक घास मिलेगी, उस घास का नाम क्या है? साजी। और ये साजी घास है क्या? अगर इस घास को काटने के बाद अगर जला दिया जाए तो ये काले पत्थर के रूप में हो जाती है, भाटे जैसे हो जाती है। बाकी घास जलती है, राख बन जाती है, लेकिन ये पत्थर जैसी होती है जलने पर। और बाद में इसको वापस पानी के साथ भिगोया जाता है और पानी तैयार होने के बाद उस पानी का उपयोग पापड़ उद्योग में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस घास का उपयोग पापड़ उद्योग में होता है, तो उसका उत्तर क्या करके आओगे? साची घास, पापड़ उद्योग में उपयोगी, पापड़ उद्योग में उपयोगी। पापड़ उद्योग में उपयोगी। फिर एक योजना आई थी बीच में, अगर किसको पता हो, घर घर औषधि योजना। वो तो हो गई पुरानी, अशोक गहलोत ने चलाई थी, पुरानी हो गई। लेकिन फिर भी आपसे कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसके बारे में हम कुछ लिखेंगे। ये लिख लिया क्या सारा सा? फटाफट लिखा? एक्स्ट्रा एक लाइन को लिखना, फटाफट लिखना है, एक लाइन को लिखो। जयपुर के थोलाई, थोलाई, एक्स्ट्रा लाइन है। जयपुर के थोलाई जमवा रामगढ़ में, जयपुर के थोलाई जमवा रामगढ़ में, जयपुर के थोलाई जमवा रामगढ़ में वेस्ट रिसाइकलिंग, घरों से जो वेस्ट निकल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जा रहा है, वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जा रहा है, वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट एक लाइन कोड लिखो, एक लाइन कोड लिखना है। देखो घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना लिखना इस लाइन को। 1 अगस्त 2021 को, 1 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई, प्रारंभ की गई
योजना के तहत गिलोय गिलोय को आया था प्रश्न पहले, गिलोय, अश्वगंधा, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, तुलसी, कालमेघ, तुलसी, कालमेघ आदि के पौधे उपलब्ध करवाए गए, आदि के पौधे उपलब्ध करवाए गए। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन से पारिस्थितिकी पर्यटन को, ये नीति का भाई तो आगे लिखूंगा है ना, जैव विद्या वाला में लिखूंगा, यहां एक लाइन लिखा हूं, पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 2 करोड़ रुपए की लागत से, 2 करोड़ रुपए की लागत से लवकुश वाटिका, लवकुश वाटिका निर्मित की गई, लवकुश वाटिका निर्मित की गई। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों द्वारा, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री के लिए, उत्पादों की बिक्री के लिए पहला केंद्र उदयपुर में खोला गया, पहला केंद्र उदयपुर में खोला गया। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र, वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में, अलवर में। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, वन संबंधी शिक्षा देने के लिए, वन संबंधी शिक्षा देने के लिए फॉरेस्ट मॉडर्न स्कूल, फॉरेस्ट मॉडर्न स्कूल जालोर में, फॉरेस्ट मॉडल स्कूल जालोर में। नेक्स्ट लाइन को लिखो, प्रत्येक बच्चा एक पेड़, प्रत्येक बच्चा एक पेड़ स्कूली कार्यक्रम, प्रत्येक बच्चा एक पेड़ स्कूली कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया, छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया। 6 छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया। देखिए ये सारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। इस चैप्टर में एक चीज बचती है जो मैंने आपको नहीं लिखवाई है, एक आती है वो वन रिपोर्ट। सुनना है बात को, क्यों नहीं लिखवा उसका रीजन बता रहा हूं। वन रिपोर्ट नहीं लिखवाई मैंने क्योंकि वीडियो पुराना हो जाता है, फिर बाद में इस वन रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं रहता। एक वन रिपोर्ट अभी हमारे पास जो पढ़ते हैं वो है 2021 की, ये गायब हो जाएगी अभी थोड़े दिन में, 2023 की रिपोर्ट आ जाएगी और ये भी गायब हो जाएगी, फिर 2025 की रिपोर्ट आ जाएगी। तो इस तरह से रिपोर्ट आती रहती है, इसलिए इस वन रिपोर्ट को मैंने नहीं लिखवाया है। ये वन रिपोर्ट आपको एग्जाम से 5-10 दिन पहले नया डाटा देखकर जाना पड़ता है कि अगर नया डाटा आया तो आपको उसको तब वहीं से देख के आना है। समझ में बात को, ये वन रिपोर्ट आपको वहीं से पढ़नी पड़ती है। इसीलिए वो आपका आता है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको कहते हैं, कंजर्वेशन फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट किसको कहते हैं, अनक्लासिफाइड किसको कहते हैं। तो एक राजस्थान वन अधिनियम है, उसका सिंपल सा कुछ ही है वो मैं आपको कल बता दूंगा।
और कल ये चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। कल उसमें वन अधिनियम के बारे में बात करूंगा, काजरी के बारे में बात करूंगा, एक आफरी के बारे में बात करूंगा, और इस पर्यावरण से संबंधित जो दिवस है उसके बारे में बात करेंगे, और इसकी किताबें वो बात करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा वनस्पतियां उसके बारे में बात करेंगे। पूर्ण रूप से इस चैप्टर को कल क्लोज कर देंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।